नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज का बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दर्शन पोर्टल को भी लॉन्च किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज गांव की महिलाओं को बैंकिंग की सारी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। योगी ने कहा कि पहले सचिवालय केवल लखनऊ में देखा जाता था, मगर अब गांव-गांव सचिवालय का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, आज हमारे गांव व्यापक सुधार के साथ साथ स्वच्छता के बृहद लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा वीसी सखी उसमें से एक उदाहरण है, ग्राम सचिवालय एक उदाहरण है। कोई सोचता था गांव में भी सचिवालय बनेंगे। अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे, अब तो हम गांव-गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे है। गांव में सारी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी और यहां तक कि हर गांव में बैंकिंग की सुविधा का लाभ भी गांव के लोगों को प्राप्त होगा। बीसी सखी, गांव की ही कोई बेटी या गांव की ही कोई बहू बैंक का पूरा लेन देन का काम उन गांवों में करने जा रही है और एक बड़ा अभियान है ये। गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा। गांव में अगर किसी व्यक्ति को अपने कारोबार के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, वीसी सखी उसके लिए उनको सहयोग करने के लिए बैंकों के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। किसी को अपना पेंशन का पैसा निकालना हो, किसी को अपने खाते से पैसा निकालना हो, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, वीसी सखी इस सारी सुविधा का लाभ उसे वहां उपलब्ध करा देगी। ये सभी इसलिए जिससे आपके समय की बचत हो और उस समय का उपयोग आप किसी अन्य सकारात्मक और रचनात्मक कार्य के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सकें। लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बेहटा हाजीपुर इलाके में एक नवविवाहिता की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर मार देने का आरोप लगाया। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर नारेबाजी भी की। पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर में हुई नवविवाहिता की हत्या की सूचना के बाद उसके परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले ससुराल में हंगामा किया और फिर लोनी बॉर्डर के सामने मृतका का शव रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान इन लोगों ने नारेबाजी भी की। इस मामले की सूचना मिलते ही एसीपी लोनी रजनीश उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और फिर तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराकर इस प्रकरण की जांच शुरू करा दी। आज थाना लोनी बॉर्डर पे एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया कि हर्ष बिहार दिल्ली की रहने वाली एक महिला सरिता, जिसकी की शादी 2 वर्ष पूर्व बेहटा हाजीपुर में सुनील के साथ हुई थी, उसके परिजनों के द्वारा कल उसे जहर दे करके जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें कि आज दौराने इलाज जीटीबी दिल्ली उसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले पर एसीपी लोनी रजनीश उपाध्याय का कहना है कि तहरीर में मृतका के परिजनों ने बताया है कि उन्होंने अपनी पुत्री सरिता की शादी 2 वर्ष पहले बेहटा हाजीपुर निवासी सुनील के साथ की थी। शादी के बाद से ही सुनील और उसके परिजन सरिता को प्रताड़ित करने लगे थे। आरोप है कि सोमवार को उसे जहरीला पदार्थ दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानून व्यवस्था की स्थिति समान है। थाना वेव सिटी इलाके की मंगल कॉलोनी में बहुत ही दुखदायी घटना हुई है। यहाँ एक मकान की रेलिंग में करंट आ गया। उसकी चपेट में एक 1.5 साल की बच्ची आ गई। बच्ची को बचाने के लिए माँ अंजू घटनास्थल पर पहुंची। उसने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गई और मौत हो गई। गाजियाबाद कचहरी में बार का चुनाव चल रहा है, लेकिन इसके विवाद समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। ताज़ा मामले में पूर्व बार अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि एल्डर कमेटी की जो मतदाता सूची है उस पर प्रश्न खड़े हुए हैं। मतदाता सूची में उन्होंने खामियां बताई हैं और उनको दूर करने की मांग पर भूख हड़ताल शुरू। ये दृश्य गाजियाबाद कचहरी के हैं, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनकी शिकायत बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव कराने वाली एल्डर कमेटी से है।
इन्होंने एल्डर कमेटी के चेयरमैन को पत्र भी लिखा है, जिसमें बार के सदस्यों को लेकर आपत्ति जताई गई है। इनका आरोप है कि एल्डर कमेटी ने मतदाता सूची का सही प्रकाशन नहीं कराया है, उसमें कुछ खामियां रह गई हैं। पूर्व बार अध्यक्ष ने सही मतदाता सूची जारी करने की मांग की है। इसी मांग को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मशाल आज हापुड़ पहुंची। इसका कलेक्ट्रेट में स्वागत किया गया। इसके बाद हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने सीडीओ के साथ दिखाकर इसको रवाना किया। इसके बाद रैली निकाली गई। दुनिया को जीतो अपने हुनर। अब खबरों का पोस्टमार्टम। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार चल रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस नई संरचना, इस नए भवन निर्माण में रिकॉर्ड समय में बनाया गया है इसको, और इसमें जो योगदान दिया है वो 60,000 श्रमयोगियों का है, और उन सभी श्रमयोगियों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। हमेशा कहते हैं कि इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है। इसका अर्थ है संपदा, संपन्नता, ऐतिहासिकता। अमित शाह ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी। इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को नए संसद भवन में रखा जाएगा। अमित शाह कहते हैं कि इसका इस्तेमाल 14 अगस्त 1947 को पीएम नेहरू ने किया था, जब अंग्रेज़ों ने सत्ता का हस्तांतरण किया था। अमित शाह कहते हैं कि जब पीएम मोदी को सेंगोल के बारे में जानकारी मिली तो इसकी गहन जांच कराई गई और फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है, और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए जो दिन चुना गया है वो संसद भवन के लोकार्पण का है। उस दिन देश संसद भवन को जब देखेगा, नए को, उसका लोकार्पण देखेगा, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री तमिलनाडु से आए अधिनम से संगोल को स्वीकार करेंगे। दरअसल सेंगोल जो शब्द है ये हमारी पीढ़ी के लिए एक नया शब्द है। हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। संगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला है, जिसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई, निष्ठा। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। संगोल के इतिहास की जो जानकारी है उसके अनुसार 14 अगस्त 1947 को 10:45 पर जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से इस संगोल को स्वीकार किया था। अंग्रेजों से इस देश के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का संकेत था। इलाहाबाद के संग्रहालय में अब तक रखा गया था, अब इसे नए संसद भवन में लाने की तैयारी है। अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण के लिए समारोह होना था, उसकी चर्चा के दौरान वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक प्रश्न किया। माउंटबेटन ने प्रतीकात्मक समारोह के बारे में जानकारी ली थी। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालचारी, जिन्हें राजा जी कहा जाता था, से सलाह मांगी। राजा जी ने चोल वंश के सत्ता हस्तांतरण के मॉडल के से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया था। चोल वंश में एक राजा दूसरे राजा को शीर्ष पुजारियों का आशीर्वाद
दिया करता था। राजा जी के अनुसार चोल काल में एक राजा से उसके उत्तराधिकारी को सेंगोल का प्रतीकात्मक हस्तांतरण किया जाता है। वो अधिकार शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। राजगोपालचारी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक धार्मिक मठ थिरुवथुरई अधीनम से संपर्क किया था। अधीनम मठ से जुड़े संस्थान हैं जो भगवान शिव की शिक्षाओं और परंपराओं का पालन करते हैं। 500 से अधिक वर्षों से लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। अधीनम का अधीमों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी विशेषता और न्याय और धार्मिकता के सिद्धांत के गहरे जुड़ाव को स्वीकार करते हुए राजा जी ने सेंगोल की तैयारी में उनकी सहायता मांगी थी। थिरुवथुरई अधीनम के शीर्ष पुजारी द्वारा सेंगोल को बनाया गया, जिसकी लंबाई 5 फीट की थी। विशेष रूप से इसके शीर्ष पर स्थित नंदी का प्रतीक था, जो न्याय और निष्पक्षता को दर्शाता है। सेंगोल को तैयार करने का काम चेन्नई के जाने माने वुमदी बंगारू चेट्टी को सौंपा गया था, जिनको एक क्षेत्र में महारत हासिल थी। सेंगोल के निर्माण में शामिल वुमदी परिवार के 2 और सदस्य थे, जिनमें वुमदी एथी राजुल्लू जो 96 वर्ष के हैं और वुमदी सुधाकर जो 88 वर्ष के हैं, वो आज भी जीवित हैं। चोल काल के दौरान राजाओं के राजनीतिक समारोह में सेंगोल का अत्यधिक इस्तेमाल होता था। यह एक भाले या धर्म ध्वज दंड के रूप में काम करता था, जिसमें बेहतरीन नक्काशी जटिल सेंगोल को अधिकार का एक पवित्र शासक से दूसरे शासक को सत्ता देने में इस्तेमाल होता था। भारत में चोल राजवंश वास्तुकला, कला, साहित्य, संस्कृति के संरक्षण में अपने असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। सेंगोल चोल राजाओं की शक्ति, सच्चाई, संप्रभुता के प्रतीक और प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में उभरा था। समकालीन समय में सेंगोल को अत्यधिक सम्मानित किया जाता था और उसका गहरा सांस्कृतिक महत्व भी था। ये विरासत और परंपरा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है, जो आज भी काम करता है। बेशक केंद्र सरकार सेंगोल के रूप में एक सांस्कृतिक धरोहर भारत को देना चाहती है, लेकिन इस बीच 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के विरोध की बात भी शुरू हो गई है। 19 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने इस समारोह के बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से बाहर निकाल दिया गया है, तो ऐसे में नए भवन की कोई अहमियत नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट भी नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा। संजय राउत ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, उद्धव ठाकरे गुट, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, जेडीयू, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये ऐसे दल हैं जिनमें आरएसपी भी शामिल है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की है। लेकिन तेलुगु देशम, शिरोमणि अकाली दल और सांसद विजय साई रेड्डी ने समारोह में शामिल होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए गर्व का पल है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के लिए एक राहत भरी खबर है। जिस मामले में उनकी विधायकी गई थी, उसी मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आजम खां को बड़ी राहत मिली है। आज निचली अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में सजा के आदेश को खारिज कर दिया है। आजम खां की तरफ से सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी। ये वही भड़काऊ भाषण का मामला है जिसमें आजम खां की विधायकी चली गई थी। उन्हें 3 साल की सजा भी सुनाई गई थी। निचली अदालत द्वारा सजा सुनाने के बाद आजम खां की तरफ से इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खान पर जिलाधिकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि आजम ने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि आजम खान ने ये चुनाव जीत लिया था, लेकिन 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव से सीट लड़ने के कारण अपनी सांसदी छोड़ दी थी। इसके बाद रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगा था। 28 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले में आजम खां की विधायकी को रद्द कर दिया था। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जिसने भारत की महिलाओं को, लड़कियों को
ऊंचाई पर चढ़ने का एक ऐसा सपना दिखाया था जिसे आज तक याद किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल की। आज उनका जन्मदिन है। बछेंद्री पाल का जन्मदिन 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में हुआ था। अपने गांव में ग्रेजुएशन करने वाली वो पहली महिला थी। उन्होंने बीए में ग्रेजुएशन की और संस्कृत में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने बीएड की पढ़ाई भी पूरी की। पर्वतोही बनने के लिए पाल को अपने परिवार से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। परिवार नहीं चाहता था कि वो ऐसा कोई कदम उठाएं। वो चाहते थे कि बछेंद्री पाल अध्यापिका बने। एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब बछेंद्री महज 12 साल की थी तो अपनी सहेलियों के साथ एक स्कूल की पिकनिक के दौरान 13,123 की फीट की चोटी पर चढ़ गई थी। उस दौरान बछेंद्री को एहसास भी नहीं हुआ होगा कि आगे चलकर देश और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करके भारत का झंडा आसमान में लहराएंगी। दरअसल बछेंद्री जिस गांव से हैं वहां पर उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। वे किसान परिवार से थी। आर्थिक तंगी के कारण कुछ साल सिलाई करके गुजारा करना पड़ा। घर चलाने के लिए बछेंद्री जंगलों में घास लकड़ियाँ ले जाने के लिए अकेली निकला करती थी। इतनी पढ़ी लिखी और डिग्री होल्डर होने के बाद भी बछेंद्री को कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने माउंटेनियरिंग में करियर बनाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला लिया। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, उस पर चढ़ाई की थी। उस ऊंचाई को पूरा किया था और चोटी पर जाकर भारतीय ध्वज फहराया था। बछेंद्री पाल को वर्ष 1984 में पद्मश्री, 1986 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा पर्वतारोहण के क्षेत्र में उन्हें कई अवार्ड पहले भी मिल चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट। विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।